हेलो, मैं हूँ ज्योतिका। वेलकम टू एक्सेलिंग साइकोलॉजी। आज की वीडियो में हम 108 यूनिट 1 को कम से कम टाइम में लर्न करेंगे, बट फुली लर्न करेंगे। मैं क्रैश कोर्स लेसन्स बना रही हूँ, शॉर्ट में पूरा यूनिट कवर कर रही हूँ। तो इसके पीछे मेरी क्या आइडियोलॉजी है या मैं किस पर्सपेक्टिव से बना रही हूँ, ये आप मेरे 106 का यूनिट 1 वीडियो में देख सकते हैं। Today I'm directly going to come to the starting section which is important from exam point of view. तो पेज 18 पे हम देख सकते हैं, हम सीखेंगे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं। लास्ट ईयर आपने स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं ये स्टडी किया है। जब आप पॉपुलेशन में से एक सैम्पल ड्रॉ करते हैं और फिर उस सैम्पल को एनालाइज करते हैं, मतलब डेटा कलेक्ट करके क्या डेटा मिला है उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो हम कहते हैं आपने स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म किया है। लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स जो आपने 104 में देखे थे वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थे। आप सैम्पल के बारे में बहुत कुछ समझ रहे थे। सैम्पल को ड्रॉ करने का अल्टीमेट पर्पस होता है कि हमें पॉपुलेशन के प्रति कुछ जनरलाइज करना है। मैंने एक सैम्पल लिया है सपोजिंग 100 स्टूडेंट्स का, टू सी कि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है। तो ये सैम्पल है, जैसे यहाँ पर हम अक्सर एग्जाम्पल देखते हैं न्यू दिल्ली के टीनेजर्स। मैंने सारे ही न्यू दिल्ली के टीनेजर्स को क्यों नहीं लिया अपने सैम्पल में, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं होती एक रिसर्चर की कि लाखों करोड़ों बच्चों की स्टडी करे, और दूसरा क्योंकि ज़रूरी भी नहीं है, इतना रिसोर्सेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। सैम्पल को स्टडी करने से भी पॉपुलेशन समझ में आ जाता है। तो अब मैंने सैम्पल लिया 100 स्टूडेंट्स का, सबका इमोशनल इंटेलिजेंस का स्कोर्स कलेक्ट कर लिया, एवरेज निकाल लिया, रेंज निकाल लिया। ये सब आपने लास्ट ईयर स्टडी किया है। तो ये 100 स्टूडेंट्स में कितना इंटेलिजेंस है, कितना इनका रेंज है इंटेलिजेंस का, कम से ज़्यादा कितना है, ये सब समझ में आ गया। बट ये स्टडी मैंने की ही क्यों थी? न्यू दिल्ली के टीनेजर्स को समझने के लिए। सो नाउ व्हाट अबाउट दैट? जस्ट बिकॉज मुझे सैम्पल में कुछ मीन, कुछ रेंज, कुछ आ गया है SD, डज इट मीन कि ये जो 100 स्टूडेंट्स में जो मुझे मिला है इट विल अप्लाई टू ऑल द न्यू दिल्ली टीनेजर्स? हाउ टू डिसाइड दैट? तो ये डिसाइड करने के लिए सिंपली सिंग सैम्पल से पॉपुलेशन के प्रति जनरलाइज करने के लिए जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर हम ये सेंटेंस मार्क कर सकते हैं, वी ड्रॉ इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन। इन्फरेंस का मतलब होता है कंक्लूशंस फ्रॉम द सैम्पल, जो प्रोसेस मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इन्फ्रेंस से हम समझ सकते हैं पॉपुलेशन कैसी है जिस पॉपुलेशन में से हमने सैम्पल को निकाला था। ये जनरल डेफिनेशन हो गया। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन भी हमें याद कर लेना चाहिए। कई सारे डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन कोई भी आप याद रख लीजिए। फिलहाल जो वीरा राघवन और शेड गोवेकर के बुक में डेफिनेशन है वो मैं मार्क कर रही हूँ। जो भी डेफिनेशन हम डिसाइड करें कि हम प्रॉपरली मेमोराइज करेंगे, उन ऑथर्स का नाम भी हम याद रख लें जिन्होंने वो डेफिनेशन दिया है। तो इनके हिसाब से इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कुछ मैथमेटिकल मेथड्स है, प्रोबेबिलिटी थियोरी पर आधारित है, जिससे हम लार्जर पॉपुलेशन के बारे में इन्फरेंसेस ड्रॉ कर पाते हैं। तो मोर और लेस डेफिनेशन सेम ही है जो हमने पहले देखा, बट कुछ और डिटेल ऐड कर दी गई है कि हम मैथमेटिकल मेथड्स यूज़ करेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में भी जब आपने एवरेजेस कैलकुलेट किए या परसेंटेजेस, परसेंटाइल्स निकाले, तो आपने क्या किया? मैथ्स यूज़ किया ऑन द न्यूमेरिकल डेटा विच इज़ कलेक्टेड। तो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा, मैथ्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वांटिटेटिव डेटा होगा, उस पर कुछ ऑपरेशंस करके हम कुछ रिजल्ट्स पे आएंगे। और फिर प्रोबेबिलिटी थियोरी होती है जो हम आगे आगे समझते जाएंगे। प्रोबेबिलिटी थियोरी मतलब चांस थियोरी। उसके हिसाब से जो भी हमारे रिजल्ट्स आ रहे उसको इंटरप्रेट करेंगे और फिर समझ पाएंगे कि लार्जर पॉपुलेशन के बारे में क्या समझ में आ रहा है। ये एक क्विक लेसन है, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ किसी भी टॉपिक के। बट अगर आपको डिटेल लेसन देखना है तो इसके पहले भी मैंने स्टैटिस्टिक्स को अपने चैनल में कवर किया है।
तो वहाँ पर आप डिटेल्ड लेसन्स देख सकते हैं अगर आप और जानना चाहते हैं मैथमेटिकल मेथड्स या प्रोबेबिलिटी थियोरी के बारे में। वैसे आगे इस कोर्स में हम देखते ही जाते हैं। और भी डेफिनेशंस है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के, रेपिटेटिव नेचर के हैं, तो बार बार मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली प्रोसेस पे आ सकते हैं। तो अब अगर बात करें प्रोसेस क्या है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का, वैसे काफ़ी डिटेल्ड या लंबा प्रोसेस है। जैसे आप 105 में देखते हैं लंबा सा रिसर्च प्रोसेस होता है, राइट फ्रॉम डिसाइडिंग द एम, डेवलपिंग द हाइपोथेसिस टू कमिंग टू अ कंक्लूजन। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स उसी के साथ चलता है, इट गोज़ हैंड इन हैंड। तो एक लंबा सा प्रोसेस है, बट ताकि हम सिंपल में समझ पाए एक बेसिक फ्लो चार्ट में इसको समराइज़ किया है। पेपर में मैं हाईली रेकमेंड करूँगी आप इसी तरह का फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लीजिए, मीन्स जैसा टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं वैसे ही ड्रॉ कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टू बी एबल टू डू इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स सैम्पल ड्रॉ करना पड़ेगा स्टडी करने के लिए। यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल को सिलेक्ट करें। आगे इसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। दूसरा फिर आपको क्या करना है, जो सैम्पल कलेक्ट किया है उसमें से डेटा निकालना है। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस स्टडी करना है तो उनके इमोशनल इंटेलिजेंस के स्कोर्स कलेक्ट करने हैं। फिर आपको डेटा का एनालिसिस करना है, जो भी स्कोर्स आपके पास आए हैं उनका वही सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो हम करते, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वो सब निकालना है। और फाइनली फिर आपको फोर्थ स्टेप में इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का रोल मिल जाता है कि उसको यूज़ करके आफ्टर डूइंग द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आप पॉपुलेशन को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हम जब आंसर लिख रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट एग्जाम्पल डेफिनेटली लिखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल में आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखती है, आंसर बेटर हो जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि सपोजिंग हम जो मुंबई के टीनेजर्स हैं उनमें देखना चाहते हैं कि उनका एनवायरमेंटल एटीट्यूड कैसा है, बेसिकली वो एनवायरनमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेंगे, विच वाज द फर्स्ट स्टेप। अब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है, ये 105 में और लास्ट ईयर भी आपने देखा है 104 में। एक तो साइज़ बड़ा होना चाहिए सैंपल का, जितने ज़्यादा लोग सैंपल में आएंगे उतना पॉपुलेशन के अलग अलग तरह लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी सैंपल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा सा सैंपल लिया है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अंडरस्टूड ये मुंबई के एडोलेसेंट्स ही होंगे। जब वो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है तो सैंपल में भी वही होंगे। सो दिस इंश्योर्स द रिप्रेजेंटेशन। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा डेटा कलेक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, कोई भी एक टेस्ट ले लेंगे ऑफ एनवायरमेंटल एटीट्यूड्स, जो क्वेश्चनर या सर्वे होता है वो ले लेंगे और उसको एडमिनिस्टर कर देंगे टू ऑल द 500 टीनेजर्स। तो उनको आंसर करना है, उनका जो स्कोर्स आएगा उस टेस्ट पे वो हमारा डेटा बन जाएगा। फिर ये डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या करना है, एनालिसिस, थर्ड स्टेप। तो जो भी डेटा आया है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। लास्ट ईयर आपने ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन टेक्निक्स लर्न की है, तो आप क्या करेंगे, टेबल्स बनाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे एंड सो फोर्थ। सो यू विल ऑर्गेनाइज। और फिर फाइनली लास्ट स्टेप में आप इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे। तो लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि देख लेंगे अभी ठीक है सैंपल में जो भी रिजल्ट मिल गया वो पॉपुलेशन के लिए ट्रू है या नहीं। तो इनिशियल सेक्शन बहुत सिंपल है, इसके पहले बहुत जनरल एग्जाम्पल्स एंड ऑल थे तो मैंने कवर नहीं किया है। पेपर में ये मोस्टली शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है या कोई सेक्शन के साथ कंबाइन हो सकता है। वैसे भी क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन है तो और भी कोई क्वेश्चन इस यूनिट से आता है। सो फॉर एग्जांपल अगर एस्टिमेशन का क्वेश्चन आता है तो उसके इंट्रोडक्शन में आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड सो फोर्थ। तो पहले फिर आपको क्या कवर करना है, अगर ये क्वेश्चन आता है एक जनरल डेफिनेशन दे दीजिए ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद एक प्रॉपर डेफिनेशन मतलब जो मेमोराइज करके लिख रहे हैं, उसके बाद जस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड देन यू कैन जस्ट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस। तो बहुत ही सिंपली ऑर्गेनाइज्ड है।
108 के अगर बैक सेक्शन में आप देखेंगे तो यूज़फुल यूनिट एंड क्वेश्चंस हैं। कई बार प्रैक्टिस के लिए सम्स भी होते हैं, डेफिनेटली उनका यूज़ करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन पहला वाला ही आप देख सकते हैं। आई एम जस्ट नोटिंग ओवर योर यूनिट एंड क्वेश्चन 1। एज आई ऑलवेज रेकमेंड, दो चीज़ें कीजिए। एक तो जो भी यूनिट एंड क्वेश्चन है वो रेलेवेंट सेक्शन में नोट करते जाइए। तो जब आप पढ़ते हैं आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, आपके ध्यान में रहता है कि ये वाला सेक्शन इस तरह के क्वेश्चन के लिए आ सकता है। तो आपका एक फ्रेम ऑफ माइंड बनता है कि फिर आंसर किस हिसाब से लिखना है। दूसरा है पास्ट पेपर्स को कंसल्ट कीजिए। पास्ट पेपर्स में ये सेक्शन आया है कि नहीं, कितनी बार आया है, तो कितना रेलेवेंट है, उसकी स्टडी कर लीजिए। डोंट कीप एवरीथिंग फॉर बिफोर द एग्ज़ाम। डोंट सेपरेट कि पहले सिर्फ रीड करते जाना है और फिर एग्ज़ाम के पहले देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन आता है। बिगनिंग से ही मार्क करते जाइए कि कौन सा क्वेश्चन आता है और किस तरह क्वेश्चन फ्रेज हो सकता है पेपर में, तो इजी हो जाता है। उसी हिसाब से शुरू से प्रिपेयर करना, फिर अलग से नहीं प्रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरी बात है 108 में जो यूनिट एंड क्वेश्चंस दिए हैं उनकी वर्डिंग अच्छी है, डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नॉट लाइक सम अदर सब्जेक्ट्स, नॉट लाइक 106। तो हाईली लाइकली है कि जैसा वहाँ पर वर्डिंग दिया है वैसा ही पेपर में आएगा, तो आपके लिए सिंपल हो जाता है। आप पास्ट पेपर देखें तो आप देखेंगे वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। और एक और बात रहती है, स्टूडेंट्स को लगता है हम सिर्फ सम्स कर लेंगे, हमेशा काई स्क्वायर्ड वाला आता है, मैन वाइटनी वाला आता है, तो वही हम लोग प्रिपेयर करके चले जाएंगे एंड देयर इज़ नो नीड टू डू द थियोरी पार्ट। बहुत बार स्टूडेंट्स सम्स में मिस्टेक्स करते हैं और उसकी वजह से फेल हो जाते हैं इन 108, क्योंकि इतना ज़्यादा डिपेंडेंट थे सम्स के ऊपर और सिर्फ वही प्रिपेयर किया था कि अगर वो गलत हो गए तो और कुछ चांस ही नहीं है। सबसे पहले तो अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते ओनली बाय डूइंग द सम्स, बिकॉज दे डोंट मेक अप फॉर फुल 100 मार्क्स। दूसरी बात है सिर्फ पास होने का भी अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो भी बिना थियोरी के चांसेस है आप फेल हो जाएंगे अगर आपका सम गलत गया। तो जो इतना इजी है, जो अभी हमने जैसे किया थियोरी, उसको क्यों नहीं लिखना है पेपर में। सो डेफिनेटली लर्न इट एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। चलिए अब हम जाते हैं टुवर्ड्स अ मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर लाइकली क्वेश्चन विच इज़ ऑन एस्टिमेशन। इसका बैक क्वेश्चन हम नहीं देखते, कभी कभी ऐसा होता है टेक्स्ट बुक में कि कुछ क्वेश्चन मिस कर जाते हैं बैक में, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया कि आपको पास्ट पेपर्स भी सामने रखने चाहिए। यू कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन द यूनिट एंड क्वेश्चन। तो ये वाला जो टॉपिक है पेपर में, इट कैन कम एज इन्फरेंशियल प्रोसीजर्स और इट कैन कम एज एस्टिमेशन ऑल्सो, क्योंकि ये इमीडिएट नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर द फर्स्ट वन, तो उसके साथ लिंक होके आने के चांसेस बहुत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो सेक्शन को 3 मार्क्स दे देंगे और इसको 7 मार्क्स दे देंगे। ये भी सिंपल है। एस्टिमेशन जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज़ करते वर्ड, हमारा क्या मतलब होता है। इफ़ आई से मैं एस्टिमेट लगाती हूँ आज का वेदर कैसा होगा, इसका मतलब होता है हम एक एडुकेटेड गेस करते हैं, अपने एक्सपीरियंस या अपनी कुछ लॉजिक के बेसिस पे हम एक अनुमान करेंगे कि क्या होने वाला है। जैसे वेदर के एग्जाम्पल में आज गर्मी होगी या बारिश होगी, वो मैं सोच सकती हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स में भी इसका सिमिलर मीनिंग है। एस्टिमेशन का मतलब है कि जो भी सैम्पल में हमें रिज़ल्ट मिल रहा है उसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं या अज्यूम कर रहे हैं कि वो पॉपुलेशन के लिए भी ट्रू होगा। लॉजिकल है, हमने सैम्पल को पॉपुलेशन में से ही लिया है। सपोजिंग आप इमोशनल इंटेलिजेंस की स्टडी कर रही हैं, आउट ऑफ 10 मार्क्स टेस्ट दिया है आपने, सैम्पल का इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन एवरेज 7.5 आ रहा है, तो क्या आपको नहीं लगेगा कि यही पॉपुलेशन का भी एवरेज होगा मोर और लेस, क्योंकि आफ्टर ऑल ये लोग यहीं से आए हैं, तो बाकी के लोग भी इनके जैसे होंगे और उनका भी इमोशनल इंटेलिजेंस अराउंड इतना ही होगा ऑन एन एवरेज। तो इसको हम कह सकते हैं एस्टिमेट या एडुकेटेड गेस। सैम्पल के बेसिस पे आप कुछ पॉपुलेशन के बारे में एक अनुमान लगा रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही बताया है, एक डेफिनेशन भी दिया है प्रॉपर, वो आप याद रख सकते हैं। बीरा राघवन और शेड गोवेकर ने कहा है कि एस्टिमेशन का मतलब प्रोबेबिलिटी का एस्टिमेट लगाना, व्हाट आर द चांसेस कि कोई चीज़ ट्रू है।
अब एक तो मैंने आपको बेस एक्सप्लेन कर दिया कि जो भी आपको सैंपल में मिला है वो आप पॉपुलेशन के लिए ट्रू एज्यूम कर रहे हैं, बट किस हद तक, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट दैट, और व्हाट आर द चांसेस कि ये सही होगा। इसको आप रिलेट कीजिए 105 के साथ। अगर आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है, लेट्स से पॉपुलेशन में लड़कियां है, लड़के हैं, अमीर है, गरीब है, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, पब्लिक स्कूल में जाते हैं, हर तरह के बच्चों को आपने सैंपल में इंक्लूड किया है, तो फिर तो रिप्रेजेंटेटिव है, तो फिर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, आप कहेंगे हायर चांस है कि जो मुझे सैंपल में मिला है वो ट्रू है। बट सपोजिंग आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पॉपुलेशन में लड़के लड़कियां है बट आपके सैंपल में सिर्फ लड़के हैं, पॉपुलेशन में अमीर गरीब सब बच्चे हैं, आपके सैंपल में सिर्फ गरीब बच्चे हैं, तो फिर क्या आपको लगता है सैंपल में जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो तब भी मेंटेन रहेगा जब लड़के लड़कियां दोनों होंगे या अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होंगे? तो आपको थोड़ा डाउट आ सकता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे चांस थोड़े कम है कि जो मुझे सैंपल में मिला है वो पॉपुलेशन के लिए ट्रू होगा। अब ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये एक रफ अंडरस्टैंडिंग है। ऑफ कोर्स जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस में जाते हैं तो हम न्यूमेरिकली एस्टिमेट्स लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी को हम हाई और लो नहीं कहेंगे, हम नंबर के हिसाब से बताएंगे कि आउट ऑफ 100 कितना परसेंटेज चांसेस है, या आउट ऑफ अ प्रोपोर्शन ऑफ 1 व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ चांस, लाइक दैट। तो वो अलग डोमेन हो जाता है, फिलहाल बेस क्या है वो हम समझ रहे हैं। तो वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि हम इन्फ्रेंस सैंपल से पॉपुलेशन के प्रति ड्रॉ करते हैं और फिर इसको जनरलाइज कर देते हैं। तो रिसर्चर जो है वो हमेशा कोशिश करेंगे कि उनका जो एस्टिमेट है वो पॉपुलेशन वैल्यू के क्लोज हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांस या प्रोबेबिलिटी हो कि जो भी सैंपल में मिला है वो पॉपुलेशन के लिए ट्रू हो, वरना उनकी स्टडी वेस्ट हो जाएगी। अब कह रहे कि दो तरह के एस्टिमेट होते हैं, एक होते हैं पॉइंट एस्टिमेट, ये हम डेफिनेशन मार्क कर सकते हैं। पॉइंट एस्टिमेट लिटरली एक सिंगल वैल्यू है। अगर कोई कहे कि एवरेज कितना रहेगा इमोशनल इंटेलिजेंस का इन द पॉपुलेशन, तो मैं एक एग्जैक्ट नंबर दे दूं, जैसे कि मैं कहूँ से 46.8 जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आउट ऑफ से 100, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने पॉइंट एस्टिमेट दे दिया, एक सिंगल नंबर दे दिया कि यही ट्रू होगा फॉर द पॉपुलेशन। इसको हम बेटर समझेंगे जब हम इसको कॉन्ट्रास्ट करेंगे विद इंटरवल एस्टिमेट। तो ये जो हमारा पॉइंट एस्टिमेट रहता है ये कई तरह का होता है, कोई भी एक सिंगल नंबर वाला स्टैटिस्टिक, जैसे हमने लर्न किया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो वो सारे पॉइंट एस्टिमेट होंगे बिकॉज दे यील्ड वन नंबर। तो सैम्पल मीन हो या सैम्पल प्रपोर्शन हो, ये सब पॉइंट एस्टिमेट्स हैं। अब पॉपुलेशन की मीन जो है हाइपोथेटिकली, अगर मैं पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करके एक मीन निकालूँ उसको मैं डिनोट करूँगी एज म्यू, ये हमने लास्ट ईयर भी सीखा है। और सैंपल में से 100 लोगों में से अगर मैं मीन निकालूँ तो x बार। उसी तरह से अगर मैं पॉपुलेशन का प्रपोर्शन निकालूँ तो मैं उसको डिनोट करूँगी एज कैपिटल इटैलिसाइज्ड p, और अगर मैं सैंपल का निकालूँ तो स्मॉल केस p होगा इटैलिसाइज्ड। तो ये हमारे कॉमन एग्जांपल्स है ऑफ पॉइंट एस्टिमेट। कभी कभी रिसर्चर्स इंटरवल एस्टिमेट करते हैं, सो वी कैन मार्क द डेफिनेशन। इंटरवल का मतलब होता है रेंज, तो हम एक रेंज दे देते हैं कि यहाँ से यहाँ एक नंबर्स है, इसके बीच में पॉपुलेशन की वैल्यू होगी। पॉपुलेशन पैरामीटर जस्ट मीन्स पॉपुलेशन वैल्यू। सो फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ सेइंग 46.8 मैं कहूँ कि जो पॉपुलेशन की मीन वैल्यू है वो 45 to 47 के बीच में कहीं भी हो सकती है। दिस इज़ एन इंटरवल एस्टिमेट। इसका नोटेशन क्या है कि पॉपुलेशन मीन म्यू है, तो इंटरवल एस्टिमेट होगा कि म्यू इज़ बिटवीन a एंड b, इस तरह से। तो a एक लोअर लिमिट है, b एक अपर लिमिट है, और मैं कह रही हूँ कि हमारा जो म्यू है या मीन है वो बीच में होगा। अब आपको लगेगा मैंने अलग नोटेशन यूज़ किया है, टेक्स्ट बुक में अलग है, सी डोंट लूज द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज।
छोटी छोटी बात में आनाकानी मत कीजिए, आपको जो सही लिखता है आप लिखिए। एंड टू बी सेफ ऑलवेज राइट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो आते हैं एक एक नंबर एक एक नेट लेटर लेके बैठ जाते हैं और एकदम पॉइंट मिस कर जाते पूरी क्लास का। साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो है, छोटी छोटी बातों में उलझ के रह जाते हैं। सो डोंट हैव दैट एटीट्यूड, इट्स वेरी वेरी डेट्रीमेंटल। जो आपको सही लिखता है आप लिखिए, टेक्स्ट बुक से लिखिए। इफ़ यू वांट टू प्ले सेफ राइट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, बट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यहाँ ऐसा क्यों लिखा और वहाँ वैसा क्यों लिखा। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। क्या आपको इंटरवल एस्टिमेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, उस पर फोकस कीजिए। तो दो लिमिट्स है, एक अपर और एक लोअर, उसके बीच में हम अज्यूम कर रहे हैं कि मीन आ रहा है। अब जिस तरह से पॉइंट एस्टिमेट की एक प्रोबेबिलिटी होती है कि विल इट बी ट्रू फॉर द पॉपुलेशन और नॉट, तो इंटरवल की भी ऑफ कोर्स एक प्रोबेबिलिटी होती है। ये प्रोबेबिलिटी यूजुअली हम 95 या 99% के बीच में लेते हैं। वैसे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का टॉपिक है वो काफ़ी डिटेल्ड है, बट यहाँ पर स्कोप नहीं है इस लेसन में कि उसमें हम जाए। तो फिलहाल हम समझ सकते हैं कि जो भी मैंने इंटरवल एस्टिमेट दिया है वो 45 to 47 जैसे मैंने दिया है, वो या तो हो सकता है 95% ट्रू हो, यानी कि आउट ऑफ 100 सैम्पल्स 95 ऐसे होंगे जिसमें डेफिनेटली पॉपुलेशन का मीन इन्हीं दो नंबर्स के बीच में होगा, या 99% ट्रू हो सकता है कि 99% चांस है या 99 सैम्पल्स आउट ऑफ 100 में पॉपुलेशन का मीन 45 to 47 के बीच होगा। बट इसका मतलब ये है कि 5 आउट ऑफ 100 या 1 आउट ऑफ 100 सैम्पल्स में पॉपुलेशन का मीन इनके बीच नहीं होगा, लोअर लिमिट के नीचे होगा या अपर लिमिट के ऊपर होगा। तो कोई बात नहीं, कभी भी हमें 100% रिजल्ट मिल ही नहीं सकता। ये हम शुरू से लर्न करते हैं इन साइकोलॉजी कि कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, वरना फिर पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत ही क्या है। साइकोलॉजी में अगर सब कुछ कांस्टेंट होता तो हम बॉदर ही क्यों कर रहे हैं विद इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तब तो कोई भी सैम्पल या उसमें जो भी वैल्यू आगे एज्यूम कर लो कि पूरे दुनिया के लिए सही है। द रीज़न वी आर डूइंग इन्फरेंस इज़ बिकॉज वी विल नेवर बी श्योर, वी हैव नेवर स्टडीड द होल पॉपुलेशन। कभी भी हम 100% गारंटी के साथ नहीं कह पाएंगे कि सैम्पल की जो वैल्यू है वो पॉपुलेशन की भी है। इसलिए मैक्सिमम हम 99% या उससे थोड़ा ज़्यादा जा सकते हैं, 100% तो नहीं जा सकते। तो वो लिमिटेशन हमेशा हमारी रहेगी। अब जब हम एस्टिमेट करते हैं हम मिस्टेक कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कुछ सैम्पल ऐसे होंगे जिसमें हमारा एस्टिमेट अप्लाई नहीं करता है, तो हो सकता है पॉपुलेशन के एस्टिमेट गलत निकले। ये क्यों होता है? ये होता है चांस फैक्टर और सैम्पलिंग एरर की वजह से। अगेन ये खुद में लंबा टॉपिक है, फिलहाल आई विल नॉट गेट इनटू इट, बट चांस फैक्टर का मतलब है फॉर सम रीज़न आपकी मेजरमेंट में इशू है, जो आप डेटा कलेक्शन एनालिसिस करें उसमें प्रॉब्लम्स है, या सैम्पलिंग एरर हो सकता है, आपका सैम्पल अनरिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उनसे जो वैल्यू मिली है वो पॉपुलेशन के लिए ट्रू नहीं है। रिसर्चर्स जब भी इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं वो चांस फैक्टर से जितना फ्री होगा उतना ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस रहेगा अपने रिजल्ट में। यहाँ पर इस टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा मिक्सअप है बिटवीन चांस फैक्टर्स एंड सैम्पलिंग एरर, दे कीप एन गोइंग बैक एंड फोर्थ। सो दैट्स वाई लाइक आई सेड, आप कॉन्सेप्ट को समझिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। चांस फैक्टर जो है, जैसे एग्जांपल दिया, सपोजिंग हम गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़ का जॉब सेटिस्फैक्शन कंपेयर कर रहे हैं, ये सिंपल एग्जांपल है। अब कभी कभी क्या होगा, हमें जो रिज़ल्ट मिला है वो पॉपुलेशन के लिए सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? चांस फैक्टर, हमने जॉब सेटिस्फैक्शन को सही मेजर नहीं किया है। से हमने कोई स्केल यूज़ किया फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन, इट इज़ नॉट गिविंग एक्यूरेट रिजल्ट्स। या सैम्पलिंग एरर, वो भी नेक्स्ट पैराग्राफ में मेंशन किया है, जो सैंपल हमने निकाला वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे सैंपल में जो ये बैंक एम्प्लॉयज़ है ये पॉपुलेशन से मेल नहीं खाते, ये एक्सेप्शनली ज़्यादा सेटिस्फाइड है जॉब से या कम सेटिस्फाइड है जॉब से कंपेयर टू द अदर्स, इसलिए जो रिजल्ट्स इनके साथ मिले हैं वो बाकियों को अप्लाई नहीं हो सकते। दैट इज़ सैम्पलिंग एरर। तो ये दो प्रॉब्लम्स की वजह से हमेशा
क्वेश्चन में रहेगा, मतलब हम कभी भी 100% श्योर नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर एक और बात कही गई है जो हम आगे सीखेंगे, फिलहाल आप सिर्फ मेमोराइज कर लीजिए। एक रेंज होता है ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम आगे देखेंगे। तो एक सर्टेन स्पेसिफिक रेंज है, जैसे प्लस और माइनस 1.96, उसके अंदर अगर हमारा रिजल्ट आ जाता है तो फिर वो जो डिफरेंस है वो रियल होता है, वो चांस की वजह से नहीं होता है। इसका क्या मतलब है हम आगे डिस्ट्रीब्यूशंस में देखेंगे। वैसे लास्ट ईयर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक लर्न किया है और उससे आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है। तो ये जो सेक्शन हमने देखा अंडर इन्फरेंशियल प्रोसीजर्स का वन पार्ट है, एस्टिमेशन। तो अगर सिर्फ यही पूछते इन द पेपर यू राइट दिस मच, लेकिन अगर ब्रॉडर टॉपिक आ रहा है इन्फरेंशियल प्रोसीजर्स तो आपको और भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगेन लास्ट ईयर भी हाइपोथेसिस आपने लर्न किया है, सो दिस इज़ लाइक अ रिविजन। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं हम एक टेंटेटिव स्टेटमेंट या एक अनवेरीफाइड आउटकम प्रपोज करते हैं फॉर द रिसर्च। अगर मैं वो बैंक एम्प्लॉय वाली स्टडी कर रही हूँ तो कुछ तो मेरे बैकग्राउंड में होगा कि मैं क्यों वो टॉपिक स्टडी कर रही हूँ। सपोजिंग आई हैव सम रीज़न टू बिलीव कि प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़ पब्लिक बैंक एम्प्लॉयज़ से कम सेटिस्फाइड होते हैं। मे बी आई हैव कम अक्रॉस रिसर्च जिसमें दिखाया गया है कि प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़ का वर्क बर्डन ज़्यादा होता है देन पब्लिक बैंक एम्प्लॉयज़। और आई हैव कम अक्रॉस अदर रिसर्च ऑल्सो जिसमें कहा गया है कि जहाँ पर वर्क बर्डन ज़्यादा होता है वहाँ पर सेटिस्फैक्शन कम होता है। सो लुकिंग एट दीज डिफरेंट लाइन्स ऑफ रिसर्च, मतलब एक लिटरेचर रिव्यू करने के बाद मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थिति होगी। आई हैव टू स्टेट दैट बिफोर डूइंग द रिसर्च, आई हैव टू से दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशन। लेकिन अभी इस एक्सपेक्टेशन को मैंने चेक नहीं किया है, अभी तक मेरे पास डेटा नहीं है व्हेन आई एम जस्ट बिगनिंग विद द स्टडी टू प्रूफ कि ये सही है या गलत है। तो एट द टाइम ऑफ गिविंग द स्टेटमेंट विच इज़ बिफोर द स्टडी, इट्स अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। हो सकता है इनमें पता चले ये सही है या हो सकता है पता चले सही नहीं है। अब जो हाइपोथेसिस है पूरा प्रोसेस उसी को टेस्ट करने के लिए होता है, पूरा रिसर्च प्रोसेस। ये सिर्फ शुरुआत है, मुझे लगता है ऐसा होगा। अब मैं जो सैम्पल लूँगी ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक एम्प्लॉयज़, उनसे जॉब सेटिस्फैक्शन के स्कोर्स निकालूंगी, फिर एनालिसिस करूंगी, प्रोबेबिलिटी थियोरी यूज़ करके डिसाइड करूंगी कि उनको जो स्कोर्स मिले वो पॉपुलेशन के लिए सही है या नहीं। ये पूरा प्रोसेस हाइपोथेसिस को वैलिडेट या चेक करने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि आफ्टर डूइंग दैट होल रिसर्च आई विल बी एबल टू से लुकिंग एट द स्कोर्स कि ये जो मैंने अज्यूम किया है ये सही है या नहीं। तो इसी को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर कहते हैं। एक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम पॉपुलेशन वैल्यू के बारे में कुछ डिसीजन बनाते हैं। लाइक वी सो एक इन्फरेंस निकालते हैं कि सैम्पल में जो मिला है वो पॉपुलेशन के लिए ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू है तो हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगी। ओके, वैसे हम प्रूफ वर्ड यूज़ नहीं करते, बट जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ, सो आई एम सेइंग प्रूफ के बदले आप कह दीजिए सपोर्ट हो जाएगी। और अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि डिसप्रूव हो गया, सपोर्ट नहीं मिला, राइट। क्योंकि अगर मुझे पता चलता है सैम्पल में प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फैक्शन कम है देन पब्लिक बैंक एम्प्लॉयज़, तो सिर्फ इस बेसिस पे थोड़ी मैं एक पूरे पॉपुलेशन के बारे में जजमेंट बना सकती हूँ। ओनली व्हेन आई फाइंड आउट यूजिंग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कि ये पॉपुलेशन के लिए भी ट्रू है, देन आई कैन से कि हाँ मेरा हाइपोथेसिस सपोर्ट हुआ है। तो वो प्रोसेस करना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हाइपोथेसिस भी टाइप्स की होती है, वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले है नल और फिर है ऑल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस वो है जो हम बिगिनिंग ऑफ रिसर्च में देते हैं और फिर उसी की टेस्टिंग करते हैं। जो भी हमारी प्रॉब्लम है, लाइक आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़, वो हमने स्टडी कर लिया, फिर हम कह रहे हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स, दैट इज़ नोन एज नल हाइपोथेसिस। वैसे मुझे क्या लगता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन एक ग्रुप में दूसरे ग्रुप से कम रहेगा, बट जब मैं नल हाइपोथेसिस दे रही हूँ मैं कह रही हूँ कि इक्वल रहेगा, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, दोनों ही बैंक एम्प्लॉयज़ का
नल हाइपोथेसिस जॉब सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा, दैट इज द नल हाइपोथेसिस। ऐसा मैं क्यों करती हूँ ये मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। 104 के जो मेरे डिटेल्ड वीडियोस हैं, नॉट द क्रैश कोर्स वीडियो, उसके पहले उसमें आप देख सकते हैं मैंने फॉल्सिफिकेशन को एक्सप्लेन किया है। राइट नाउ वो स्कोप में नहीं है, ये एग्ज़ाम फोकस लेसन है। तो फिलहाल आप जानिए कि जो भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उसका ऑपोजिट मैं स्टेट करूँगी। कि मुझे लगता है डिफरेंस होगा तो मैं कहूँगी नहीं होगा डिफरेंस, दैट इज़ नल हाइपोथेसिस। आपको याद रखना पड़ेगा इसको नोट कैसे किया जाता है, HO, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर नल हाइपोथेसिस। तो वही एग्जाम्पल जो मैंने बताया वो यहाँ पर डिस्कस्ड है, वी कैन जस्ट मार्क दैट। वर्डिंग देख लीजिए अच्छे से, नल हाइपोथेसिस की वर्डिंग अच्छे से लिखना है पेपर में, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इट शुड स्टार्ट लाइक दिस। फिर एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ये काउंटर प्रोपोजिशन है या ऑपोजिट है ऑफ द नल हाइपोथेसिस। यहाँ पर हमने क्या कह दिया कि देयर इज नो डिफरेंस। तो ऑल्टरनेटिव यानी कि HA या H1 में हम कहेंगे देयर इज अ डिफरेंस, हम कहेंगे दोनों ग्रुप में अंतर होता है इन जॉब सेटिस्फैक्शन। इसको रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं क्योंकि एक्चुअली हम यही इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसी को माइंड में रख के हमने रिसर्च की शुरुआत की है। दूसरा जो नल हम देते हैं वो सिर्फ स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए होता है, सो दैट इज़ अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब ये वाले को हम डिनोट करते हैं एज HA और H1। तो यहाँ पर अगर जॉब सेटिस्फैक्शन का एग्जाम्पल ले, हम कहेंगे देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक एम्प्लॉयज़। अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दो तरह की होती है। तो हाइपोथेसिस हम क्या करें, ब्रॉडली दो टाइप की है, नल, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव में भी दो टाइप है, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल या न्यूट्रल। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है स्पेसिफिक हाइपोथेसिस और न्यूट्रल होती है नॉन स्पेसिफिक। अब मैं कह रही हूँ कि जो प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उनका जॉब सेटिस्फैक्शन पब्लिक वालों से कम है, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक। मैंने सिर्फ इतना नहीं कहा कि जॉब सेटिस्फैक्शन एक ना एक में कम होगा, किस में कम होगा ये मैंने एग्जैक्ट बताया है या स्पेसिफाई किया है। इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। फिर एक हाइपोथेसिस होता है जिसमें हम कहते हैं डिफरेंस होगा, दोनों सेम नहीं होगा, बट हम ये नहीं कह रहे कि किस में जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा, पब्लिक वालों में या प्राइवेट वालों में। तो ये होता है नॉन स्पेसिफिक यानी कि नॉन डायरेक्शनल। अगेन हम क्यों कौन सा देते हैं इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेसन, आप डिटेल्ड लेसन में देख सकते हैं इसके बारे में। यर आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, यर वी जस्ट हैव टू नो टू बी एबल टू राइट इन द पेपर कि किस तरह की हाइपोथेसिस है। तो एक ये डायरेक्शनल वाले का एग्जाम्पल ले, तो ये जिसमें हम स्पेसिफाई करें कि पब्लिक वालों का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा, कम भी अगर कहे तो भी, बट स्पेसिफिक हो रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब क्विकली हमें डिफरेंस भी देखना है दोनों हाइपोथेसिस के बीच में, हालांकि समझ में आ गया है तो भी देखना है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ऑल्टरनेटिव इनइक्वालिटी के बारे में है। हम कह रहे हैं कि दो ग्रुप्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। आई एम सॉरी, ऑल्टरनेटिव में हम कह रहे डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट है, तो इनइक्वालिटी, बोथ आर अनइक्वल, राइट। लेकिन नल में हम कह रहे इक्वालिटी है, तो हम कह रहे हैं कि देयर इज सेमनेस इन बोथ, दोनों का जॉब सेटिस्फैक्शन एक ही जैसा है। दूसरी बात ये है कि ऑल्टरनेटिव जो है वो सैंपल को रेफर करता है और नल पॉपुलेशन को। ये बहुत सही नहीं है स्टेटमेंट, तो इसको आप ऐसे ही मेमोराइज कर लीजिए। अगेन सही क्यों नहीं है मैंने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया, राइट नाउ वी जस्ट मेमोराइज इट। दोनों ही पॉपुलेशन के बारे में होती हैं। तीसरा है नल हाइपोथेसिस आप इनडायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव आप डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम पॉपुलेशन का इन्फ्रेंसेस सैंपल के बेसिस पे करते हैं। ऑल्टरनेटिव हमने देखा वो है जो आपके माइंड में है एज अ रिसर्चर, तो वो आप डायरेक्टली चेक करना चाहते हैं, आप प्रूफ करना चाहते हैं कि प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फैक्शन कम है, तो डायरेक्ट टेस्टिंग हो गया।
नल आप इनडायरेक्टली करेंगे, मतलब नल सपोर्ट होगा या नहीं उससे इनडायरेक्टली आपको पता चलेगा कि आपका स्टेटमेंट सही है या नहीं। आप कह रहे हैं कि प्राइवेट बैंक एम्प्लॉइज और पब्लिक वालों का सेम जॉब सेटिस्फैक्शन है इन द नल हाइपोथेसिस। अगर ये सपोर्ट नहीं हुआ तो चांस है कि आपको ऑल्टरनेटिव वाला सही है, मतलब प्राइवेट बैंक एम्प्लॉइज जो है उनका कम है, इट्स लाइकली टू बी ट्रू। और अगर सपोर्ट हो गया तो फिर आपका ऑल्टरनेटिव इज अनलाइकली टू बी ट्रू, तो इनडायरेक्ट टेस्टिंग हो जाती है थ्रू नल हाइपोथेसिस। इसके अलावा एक और डिफरेंस जो थोड़ा सुपरफिशियल लेवल का है वो ये है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रोमन सिंबल्स में लिखा जाता है और नल को ग्रीक सिंबल्स में। ये भी बहुत सही नहीं है बट इट्स ओके, वी कैन जस्ट रिमेंबर फॉर नाउ। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कैसे डिनोट करते मेमोराइज कर लीजिए, और सेम वे नल को भी। ओवरऑल हमने देखा है H1 H सबस्क्रिप्ट 1 है। एक तो आप लाइन पे लिखते तो दिस इज़ नॉट द वे ऑफ राइटिंग, H सबस्क्रिप्ट 1 ऐसा होना चाहिए। सेम वे फॉर नल, ये नहीं लिखते, ये लिखते, ठीक है। और फिर वो जो x बार क्यों है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव उन्होंने कहा सैम्पल के लिए होता है, तो उस लॉजिक से जाए तो x बार लिखना पड़ेगा क्योंकि सैम्पल का मीन x बार होता है। और नल उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन के लिए सही होता है, तो उस लॉजिक के लिए जाए तो म्यू लिखना पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन का मीन म्यू होता है। इसके अलावा एक और बात दी गई है एज अ डिफरेंस कि ऑल्टरनेटिव एक्सप्लिसिट हाइपोथेसिस है, उससे क्लियरली समझ में आता है कि रिसर्चर क्या प्रूफ करना चाहते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सप्लिसिट। डायरेक्टली रिसर्चर ने बोल दिया कि इस तरह का डिफरेंस होगा जॉब सेटिस्फैक्शन में, लेकिन नल तो हो गया इम्प्लाइड। रिसर्चर इनडायरेक्टली उसको रिजेक्ट करके साबित करना चाहते हैं कि उनका ऑल्टरनेटिव वाला सही है, तो नल में उन्होंने क्या चाहिए वो नहीं लिखा है, उनको क्या लगता है उसका ऑपोजिट उन्होंने लिखा है, तो वो इम्प्लाइड है। ठीक है, तो हम समझ गए हाइपोथेसिस किस तरह की है और क्या डिफरेंसेस रहते हैं डिफरेंट टाइप्स में। लेकिन अब अच्छी हाइपोथेसिस कैसे लिखी जाए। एक अच्छी हाइपोथेसिस लिखने के लिए सबसे पहले हाइपोथेसिस स्टेटमेंट फॉर्म में होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन होता है। तो अगर मैं कहूँ क्या प्राइवेट बैंक एम्प्लॉइज़ की सेटिस्फैक्शन पब्लिक बैंक एम्प्लॉइज़ से कम होती है, ये क्वेश्चन हो गया, इसको हम रिसर्च क्वेश्चन कहेंगे। बट क्या क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि एज ए रिसर्चर मैं क्या इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ? नहीं, आपको लगेगा मैं तो पूछ रही हूँ, मैंने स्टेट नहीं किया कि मैं क्या सोचती हूँ। सो बिकॉज आई एम हैविंग समथिंग इन माइंड, एक प्रोपोजिशन है मेरे माइंड में, तो स्टेटमेंट में देना चाहिए। दूसरा है हम रिलेशनशिप बताते वेरिएबल्स के बीच में। जैसे एक वेरिएबल क्या हो गया कि कौन से टाइप का बैंक एम्प्लॉय है, प्राइवेट या पब्लिक, कोई प्राइवेट का है कोई पब्लिक का, सो इट इज़ अ वेरिएबल। और दूसरा वेरिएबल हो गया जॉब सेटिस्फैक्शन, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये कॉज है। मैं किस तरह के बैंक में काम करती हूँ इज़ अ कॉज कि मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं, तो ये रिलेशनशिप हमने बता दिया। इसके अलावा जो भी थियोरी या लिटरेचर हम स्टडी करते उसी की बेसिस में हमारी हाइपोथेसिस बनती है। तो अगर हमें अच्छी हाइपोथेसिस लिखनी है तो कोई थियोरी का आधार होना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया, क्यों लगता है मुझे कि प्राइवेट बैंक एम्प्लॉइज़ की सेटिस्फैक्शन कम होगी, कुछ तो रीजनिंग होगी उसके पीछे, वो रीजनिंग दिखनी चाहिए हाइपोथेसिस में। इसके अलावा हाइपोथेसिस क्लियर होनी चाहिए, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल क्या है क्या रिलेशन है एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होना चाहिए। अगर मैं कहूँ एम्प्लॉइज़ में सेटिस्फैक्शन कुछ अलग होता है तो मैं किस एम्प्लॉइज़ की बात कर रही हूँ और किस तरह की सेटिस्फैक्शन की बात कर रही हूँ वो क्लियर नहीं होता। तो एकदम क्लियर होना चाहिए लेकिन ब्रीफ होना चाहिए, एक स्टेटमेंट में पूरा समराइज हो जाना चाहिए। इसके अलावा हाइपोथेसिस टेस्टेबल होना चाहिए। जॉब सेटिस्फैक्शन हम टेस्ट कर सकते हैं, राइट, हम स्केल से क्वेश्चनर से मेजर कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ मेजरेबल। कुछ चीज़ें हमने देखी थी मेजरेबल नहीं होती हैं। मैं किसी को पूछने वाली हूँ कि उसके बचपन में उसके साथ अब्यूज़ हुआ था या नहीं जब वो 3 साल से भी कम था, क्या उसको खुद को याद होगी वो बात, उसकी मेमोरी ही डेवलप नहीं हुई थी तभी। तो कुछ चीज़ें टेस्ट नहीं की जा सकती,
वो अनसाइंटिफिक भी हो जाती है और उनका हाइपोथेसिस नहीं लिखा जा सकता है, वो मेजरेबल नहीं है। मतलब मैं लिख सकती हूँ कुछ भी, बट वो कभी टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसी हाइपोथेसिस नहीं देनी चाहिए। तो ये सेक्शन में हमने हाइपोथेसिस के बारे में लर्न किया। ये सब सेक्शन का मैं आपको पैराग्राफ वाइज हेडिंग्स नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इन द बुक इटसेल्फ। अगला अगर इन्फरेंशियल प्रोसीजर्स में पूछते, थर्ड टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हम शुरू से देख रहे हैं कि हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि जो सैम्पल में मिला है वो पॉपुलेशन के लिए ट्रू होगा या नहीं। हम हमेशा प्रॉबेबली कह सकते हैं, चांस है कि ट्रू है या नहीं है। क्यों? क्योंकि चांस फैक्टर और सैम्पलिंग एरर इंटरफियर कर सकते हैं हमारे इन्फ्रेंस में। तो वो सब बात हम देख चुके हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है हाउ ट्रू द रिजल्ट इज़ फॉर द पॉपुलेशन। जब भी आप स्टैटिस्टिक्स में वर्ड देखें सिग्निफिकेंस, ताकि आपको क्लैरिटी रहे और आप इफेक्ट साइज और सिग्निफिकेंस में कंफ्यूज ना करें, आपको सिग्निफिकेंस वर्ड देखते ही सूझना चाहिए कि हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ एक रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, मतलब वो पॉपुलेशन को अप्लाई करता है, और अगर मैं कहूँ कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वो पॉपुलेशन को अप्लाई नहीं करता है। अब रिसर्चर्स जो है 0.05 या 0.01 लेवल सेट कर लेते हैं फॉर सिग्निफिकेंस। डेटा एनालिसिस करने के पहले ही वो बता देते हैं कि किस कॉन्फिडेंस पे वो कहेंगे कि उनका रिज़ल्ट पॉपुलेशन को एप्लीकेबल है या नहीं। हमने देखा 100% तो हम कभी नहीं कह सकते, 95% कह सकते हैं, 99% कह सकते हैं। तो ये लेवल्स उसी को रेफ़र कर रहे हैं। अगर मैं 95% प्रोबेबिलिटी के साथ कहूँ कि मेरा रिज़ल्ट पॉपुलेशन के लिए सही है, तो एरर करने का मार्जिन कितना रह गया? 0.05%। प्रोबेबिलिटी प्रपोर्शन होता है, 1 में से होता है, इसलिए हम 0.05 कह रहे हैं। लेकिन अगर परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करते, वी जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5% हो जाएगा। उसी तरह 99% कॉन्फिडेंस के साथ अगर मुझे कहना है, तो 1% एरर बनाने के चांस है। तो रिसर्चर्स पहले ही डिसाइड कर लेते हैं उनको कितना स्ट्रिक्ट होना है अबाउट उनके रिजल्ट्स। तो सपोजिंग वही एग्जांपल ले लेते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन वाला। मुझे साबित करना है कि प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़ का जॉब सेटिस्फैक्शन कम है देन पब्लिक बैंक एम्प्लॉयज़, बट 100% तो मैं साबित नहीं कर पाऊंगी। तो व्हेन विल आई सी, सपोजिंग ये रिजल्ट मुझे मिल गया सैम्पल में, 100 लोगों को कंपेयर किया, वाकई ये लोग जो प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़ हैं इनका स्कोर्स कम आया इन जॉब सेटिस्फैक्शन। अब मैं कब कहूँगी ये पॉपुलेशन के लिए ट्रू है? तो पहले ही मुझे बता देना है कि अगर 95% मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद आता है कि 95% चांस है कि ये पॉपुलेशन के लिए ट्रू है, तो मैं मान लूँगी मेरा सैम्पल रिजल्ट पॉपुलेशन को अप्लाई करता है। या 99%, अगर मुझे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है, कम चांस चाहिए कि एरर हो, तो मैं पहले ही कह दूँगी 99% अगर ट्रू हो सकता है तो ही मैं कहूँगी कि ये पॉपुलेशन के लिए ट्रू है। तो इस तरह से हमें डिसाइड करना है। अब यही सेम चीज़ को डिनोट करने के लिए कि हम कितना प्रोबेबिलिटी का कंडीशन रख रहे हैं, 3 तरीके हैं एक्सप्रेस करने के। या तो हम कह दें कि आई विल बी 95% कॉन्फिडेंट, या तो मैं कह दूं कि मैं 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करूंगी, या मैं कह दूं कि प्रोबेबिलिटी मस्ट बी लेस देन 0.05। तीनों का मतलब एक ही है। सेम लॉजिक 99% को अप्लाई करता है। ये बात हम फिर से मेंशन कर सकते हैं कि कभी भी 100% एक्यूरेसी अचीवेबल नहीं है। हम ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हैं, उनके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स नहीं होते। हम फिज़िक्स केमिस्ट्री के जैसे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील नहीं कर रहे, तो 100% कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं आ सकता। आज आप कुछ भी फाइंड आउट कर ले, कोई ना कोई पॉपुलेशन में ह्यूमन बींग्स अलग हो ही सकते हैं कंपेयर टू द सैम्पल, बिकॉज ह्यूमंस आर हाईली वेरिएबल। अब बता रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करते या रिजेक्ट करते हैं, ये हमें कैसे पता चलता है? लाइक ओके, आई हैव डिसाइडेड 95 और 99%, बट व्हेन विल आई बी एबल टू से कि ये इस लेवल पे 95 या 99 पे मेरा रिजल्ट है? उसके लिए कुछ टेबल्स होते हैं। आपकी एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू ऑब्टेन होती है, यानी आपका एक रिजल्ट आता है आपकी स्टडी से, उसको आप कंपेयर कर लेते टेबल की वैल्यू से, और आपको पता चल जाता है
कि 99% पे आपका रिज़ल्ट ट्रू होल्ड कर रहा है या 95% में। ये आप आगे स्टडी करते जाएंगे, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सब में। तो फ़िलहाल इसको सिर्फ समझ लीजिए कि कंपैरिजन करना होता है आपके ऑब्टेन रिज़ल्ट में और टेबल में जो वैल्यू दी गई है। टेबल में दोनों तरह की वैल्यू थी, अगर आपने 95% सेट किया उसकी भी वैल्यू है, 99% के लिए भी है। तो कंपैरिजन करके आप डिसाइड कर सकते हैं। और एक बेसिक रूल रहता है, आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि बाद में भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ये आपको प्रैक्टिकल में भी हेल्प करेगा सम सॉल्व करने में। कभी भी जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की, लेट्स से आपने एक मीन कैलकुलेट किया है फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर वो टेबल में दी गई वैल्यू से बड़ा होता है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। आपका नल हाइपोथेसिस है प्राइवेट बैंक एम्प्लॉय और पब्लिक बैंक एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन एक जैसी है। अब अगर आपको एक रिजल्ट आता है जो टेबल की वैल्यू से बड़ा है तो आप कह देंगे ये गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअली दोनों की जॉब सेटिस्फैक्शन अलग होती है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट कम आता है टेबल वैल्यू से तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपका रिजल्ट जब टेबल की वैल्यू से कम है तो आप कहेंगे यही सही है, दिस इज ट्रू फॉर द पॉपुलेशन। अब एक और कॉन्सेप्ट हमें जाननी है अंडर इन्फरेंशियल प्रोसीजर, वन टेल्ड एंड टू टेल्ड हाइपोथेसिस। आप जो है कभी कभी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस देखते हैं, हमने देखा, उसको हम डायरेक्शनल कहते हैं। कभी कभी आप नॉन स्पेसिफिक देते हैं, आप कहते हैं दो ग्रुप अलग होंगे, कौन सा किससे बेटर होगा वो आप नहीं बताते। तो ये अलग टर्म्स है, डायरेक्शनल को वन टेल्ड कहते हैं और नॉन डायरेक्शनल को टू टेल्ड कहते हैं। तो क्विकली इनकी डेफिनेशंस मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, आप चाहे तो वही एग्जाम्पल कंटिन्यू कीजिए प्राइवेट पब्लिक बैंक एम्प्लॉयज़ का, देयर इज नो नीड टू चेंज द एग्जाम्पल, या अगर आप चाहे तो यहाँ वाला याद रख लीजिए। तो अगर मैं कहूँ कि औरतों का इमोशनल इंटेलिजेंस पुरुषों से ज़्यादा होगा तो ये क्या हो गया, डायरेक्शनल, क्योंकि मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कौन सा ग्रुप का ज़्यादा होगा। बट अगर मैं जनरली कहूँ कि एक डिफरेंस होगा इमोशनल इंटेलिजेंस में, मीन्स आई एम ट्राइंग टू से या तो पुरुषों का ज़्यादा होगा या औरतों का, मुझे नहीं पता, तो ये नॉन स्पेसिफिक हो गया, ये नॉन डायरेक्शनल या टू टेल्ड हाइपोथेसिस है। जैसे रिसर्चर को शुरू में ही बताना पड़ता है कि उनकी हाइपोथेसिस क्या है, ये भी बताना पड़ता है कि वो 95 या 99% पे टेस्ट करेंगे, उसी तरह उन्हें ये भी बताना होता है कि उनकी डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल टेस्टिंग होगी, मतलब क्या उनके माइंड में एक डेफिनेट रिजल्ट है या नहीं है। अगर पास्ट रिसर्च ऐसा है जिसमें इंडिकेशन है कि फीमेल्स हो सकती है बेटर देन मेल्स इन इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे बहुत सारे पास्ट रिसर्च में अगर हम देखें कि औरतें ज़्यादा रिलेशंस बनाती है, वो ज़्यादा डोमेस्टिक होती हैं, आदमी जो है ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं तो क्लोज रिलेशंस नहीं बना पाते, तो इसके बेसिस पे अगर हम कहें तो हमारा एक ग्राउंड्स है कहने का कि इमोशनल इंटेलिजेंस बेटर होना चाहिए औरतों में। कुछ पास्ट के रिसर्च से इंडिकेशन है, लेकिन अगर पास्ट की रिसर्च इनकंक्लूसिव रही है, कुछ रिसर्च ने दिखाया है औरतों की इमोशनल इंटेलिजेंस बेटर हो सकती है, लाइक आई सेड बिकॉज ऑफ रिलेशंस, लेकिन दूसरी रिसर्च दिखा रही है कि आदमी क्योंकि घर से बाहर ज़्यादा जाते हैं और ज़्यादा लोगों से मिलते हैं तो उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बेटर हो सकती है। तो अगर पास्ट रिसर्च में क्लियर कट नहीं है, डिफरेंसेस है इन डायरेक्शन, इन दैट केस देन वी माइट नॉट बी एबल टू से श्योरली, मतलब हमें लगता है एक ना एक की ज़्यादा होगी इमोशनल इंटेलिजेंस, बट किसकी होगी वी कांट से, देन विल गिव अ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब जो है दोनों में ही, चाहे मैं डायरेक्शनल दूँ या नॉन डायरेक्शनल, वो 95% 99% प्रोबेबिलिटी अप्लाई करता है। मतलब आई विल हैव टू से कि मैं किस लेवल पे टेस्ट करूँ। सपोजिंग आई एम गिविंग वन डायरेक्शनल, एम आई टेस्टिंग एट 95% और 99%। सेम वे फॉर नॉन डायरेक्शनल, इसमें भी मैं किस लेवल पे चेक कर रही हूँ। ओनली इसमें जो लेवल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे होता है हम ग्राफ में देखेंगे, फिलहाल मार्क कर लीजिए एंड मेमोराइज इट। इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं 5% क्राइटेरिया ले रही हूँ तो इसमें अगर मैं 5% क्राइटेरिया ले रही हूँ तो मुझे दोनों एंड पे 2.5% देखना पड़ेगा।
और अगर मैं 0.01 ले रही हूँ तो मुझे दोनों में 0.005 लेवल देखना पड़ेगा। लेट्स कम टू द डायग्राम। हमारी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। आई एम नॉट गोइंग ओवर दिस अगेन, लास्ट ईयर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक में आपने स्टडी किया है। तो ये पॉपुलेशन का ग्राफ है। अब अगर मैं एक टेस्टिंग कर रही हूँ 0.05, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। डू ड्रॉ दीज डायग्राम्स। अगर ये इन्फरेंशियल प्रोसीजर्स आ रहा है आप ड्रॉ कीजिए। बहुत सिंपल है। पहले एक नॉर्मल कर्व बनाइए जैसे आप लास्ट ईयर बनाते थे। एक्स एक्सिस में मीन और स्टैंडर्ड डिविएशंस लिख लीजिए। अब आपको सिर्फ पॉइंट आउट करके दिखाना है कि अगर 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और अगर हम टू टेल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम किस लेवल पे चेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लेफ्ट में 0.025 और राइट में भी 0.025 लेवल पे चेक करें। हम डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ फीमेल्स की भी हायर हो सकती है मेल्स से इमोशनल इंटेलिजेंस, और मेल्स की भी हायर हो सकती है देन फीमेल्स। तो मैं श्योर नहीं हूँ डिफरेंस किस साइड में आएगा। ये साइड में सपोजिंग दिख रहा है कि फीमेल्स की इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है और ये साइड में दिख रहा है कि फीमेल्स की इमोशनल इंटेलिजेंस कम है। आई एम नॉट श्योर कि मेरा रिजल्ट किस साइड में आएगा क्योंकि मैंने एक नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस दिया टू टेल्ड वाला। दैट्स व्हाई आई विल हैव टू चेक ऑन बोथ द साइड्स प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगेन अगर आपको डीप लेवल पे समझ में नहीं आ रहा है देन यू कैन चेक माई डिटेल लेसन। यहाँ पे मैं सिर्फ सरफेस लेवल पे एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट यू आर एबल टू ड्रॉ एंड राइट इन द पेपर। दैट इज़ माई ओनली ऑब्जेक्टिव। उसी तरह अगर मैं टू टेल्ड ले रही हूँ लेकिन मैं 0.01 लेवल पे ले रही हूँ तो देन आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू 0.005 ईयर एंड 0.005 देयर। लॉजिक सेम है। यहाँ पर फीमेल्स का ज़्यादा आ सकता है, यहाँ पर फीमेल्स का कम आ सकता है। तो आई एम नॉट वेरी श्योर। तो मुझे दोनों तरफ चेक करना पड़ेगा कि किस तरफ मेरा रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं इस तरह से बांटूँ नहीं प्रोबेबिलिटी को और मैं कहूँ कि इधर भी 0.5 देख लेंगे और इधर भी 0.5 देख लेंगे, दिस इज़ ग्रॉस ओवर एस्टिमेशन ऑफ द रिजल्ट। ये इन्फ्लेट कर दिया है मैंने कॉन्फिडेंस लेवल को। दैट इज़ नॉट अलाउड। चांस फैक्टर को इतना बड़ा नहीं कर सकती क्योंकि ह्यूमुलेटिवली ये 1 हो जाएगा, 1% प्रोबेबिलिटी। यानी कि मैं बहुत कम कॉन्फिडेंस पर भी एक्सेप्ट कर रही हूँ अपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। दैट इज़ नॉट डन। इसलिए हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। दूसरा है अगर मैं वन टेल्ड टेस्टिंग कर रही हूँ। वन टेल टेस्टिंग में इफ़ आई एम टेकिंग 0.05 लेवल तो मैं एक ही एंड में देखूंगी क्योंकि सपोजिंग जो भी मेरा प्रिडिक्शन है वो एक ही तरफ आ रहा है। इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी, बट आई विल बी ऑन ओनली वन साइड। तो या तो मैं यहाँ पर देख लूँ या यहाँ पर, बट आई वोंट नीड टू डिवाइड। द प्रोबेबिलिटी विल रिमेन 0.05। सेम वे फॉर 0.01 आई डोंट नीड टू डिवाइड। मुझे एक ही तरफ देखना है तो लेफ्ट या राइट एक जगह पे मैं 0.01 देख लूँगी। अब यहाँ पर जो है एक और हम चीज़ देख सकते हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ये नंबर्स क्या है और क्या हमें याद रखने? यस, हमें याद रखने हैं। ये z वैल्यूज़ है। लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अपने z स्कोर्स लर्न किया है। तो यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि अगर आप 0.025 लेवल देखें तो 1.96 का जो z वैल्यू है उससे आपका सैम्पल का z वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। हम जब भी कंपेयर करते हैं कि हमें सैम्पल में क्या रिज़ल्ट आया है और टेबल में क्या रिज़ल्ट आया है, हम रॉ स्कोर्स का कंपैरिजन नहीं करते, हम स्टैंडर्ड z स्कोर्स का कंपैरिजन करते हैं फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें अगर मेरा जो रिज़ल्ट वाला z स्कोर है वो टेबल के z स्कोर 1.96 से बड़ा है देन आई विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और अगर मैं लोअर लेवल पे हूँ, इफ़ आई एम एट द 0.05 लेवल देन 1.64 से अगर मेरा वैल्यू बड़ा है आई विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सेम वे ओवर ईयर अगर मेरा 0.05 लेवल है तो 1.58 इस z वैल्यू पे मेरा अगर रिजल्ट बड़ा है मैं रिजेक्ट कर दूंगी नल हाइपोथेसिस को। और 0.01 अगर मैंने लिया है तो 2.33 इस z वैल्यू से मेरा वैल्यू अगर बड़ा आया है आई विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर आपको समझ में नहीं भी आया है कि इसकी क्या लॉजिक है
तो फिर भी आप मेमोराइज़ करके जो नंबर्स मैंने इंडिकेट किए हैं, जो भी दिया है डायग्राम में, एग्जैक्टली नोटबुक में ड्रॉ कर करके प्रैक्टिस कीजिए और लिखिए। बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं, इज़ इट कंपल्सरी टू ड्रॉ? इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट डू यू वांट टू स्कोर हाई मार्क्स? दैट इज़ योर गोल पे डिपेंड करता है। ड्रॉ करेंगे तो हाई मार्क्स मिलेगा, नहीं ड्रॉ करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो आपका आउटलुक है, आपको सिर्फ पास होना है, मार्क्स अच्छे चाहिए, उस हिसाब से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये जो पैराग्राफ इसके ऊपर है, ये वैसे मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया है, बट वही नंबर्स हम क्विकली मार्क कर लेते हैं फॉर मेमोराइजेशन। ठीक है, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अगेन, इट्स द सेम थिंग। माइनस प्लस हो गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया, अगर आप राइट एंड में देख रहे तो प्लस आ जाएगा, लेफ्ट एंड पे देख रहे तो माइनस आ जाएगा। सो जस्ट मेमोराइज एंड राइट अगेन इन द पेपर ऑल्सो आफ्टर ड्रॉइंग द डायग्राम। शुरू से हम एक बात देख रहे हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान हमसे एरर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि हम मान ले एक सैम्पल वैल्यू पॉपुलेशन के लिए ट्रू है, बट एक्चुअल में वो नहीं है, क्योंकि हमें 100% गारंटी नहीं है, तो मिस्टेक हो सकती है। तो किस तरह की मिस्टेक हो सकती है, अब हमें वो स्टडी करना है। अगेन आई विल डील विद इट एट अ सुपरफिशियल लेवल। मैं आपको इसका एग्जैक्ट लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करूँगी, we'll just understand what these type of errors are. इनका डीपर मीनिंग क्या है, that you can see in my detailed lesson. ये टेबल आपको ड्रॉ कर लेना चाहिए if it comes in the paper. हम एक नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं। सपोजिंग मैंने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ईज के लिए हम क्या करते हैं, ईजिली समझने के लिए हम माइंड में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोजिंग मेरा नल हाइपोथेसिस था, फीमेल और मेल्स की इमोशनल इंटेलिजेंस सेम रहती है, नो डिफरेंस। अब मैंने सैंपल लिया, इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट किया, और मेरे सैंपल में आया कि फीमेल्स का तो ज़्यादा है इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब इस हाइपोथेसिस को तो मैं रिजेक्ट कर लूँगी, सेम तो नहीं है, फीमेल्स का ज़्यादा है। बट लेट्स से अगर मैंने पॉपुलेशन की स्टडी की होती तो एक्चुअली पता चलता ये ट्रू है, एक्चुअली फीमेल और मेल का इमोशनल इंटेलिजेंस सेम है। बाय चांस मेरे सैंपल में जो फीमेल्स थी उनका इमोशनल इंटेलिजेंस मेल से ज़्यादा होता है, तो ये मैंने मिस्टेक कर दी फिर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके। इसको कहा जाता है टाइप 1 एरर। तो जब नल हाइपोथेसिस पॉपुलेशन के लिए सही है बट मैंने उसको सैंपल में रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने टाइप 1 एरर कर दिया। अगर मैं रिजेक्ट कर दूं और वाकई अगर मैं पूरे पॉपुलेशन की स्टडी करती तो भी यही होता, रिजेक्ट ही है, फीमेल्स का ही बेटर रहता है इमोशनल इंटेलिजेंस, तब तो मेरा डिसीजन सही है, एरर नहीं है। कभी कभी हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते। सपोजिंग ये मेरा नल हाइपोथेसिस है, मैंने स्टडी की, वाकई मेल्स और फीमेल्स की इमोशनल इंटेलिजेंस सेम आ गई, तो मैं कहूँगी ये सही है, ये वाला हाइपोथेसिस। बट मान लीजिए अगर मैं पूरे पॉपुलेशन की स्टडी करती तो एक्चुअली ये सही नहीं होता। बाय चांस मेरे सैंपल में ऐसे मेल्स और फीमेल्स थी जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस सेम होता है, पॉपुलेशन में फीमेल्स या मेल्स एक का ज़्यादा होता है दूसरे से, तो ये तो टाइप 2 एरर हो जाता फिर। लेकिन अगर मैं इसको मान लूँ ये सही है और पॉपुलेशन में भी ये सही है, तब तो मेरा डिसीजन करेक्ट है। यही सब बातें जो मैंने टेबल में एक्सप्लेन की है टेक्स्ट में दी है, तो हम क्विकली मार्क कर लेंगे। करेक्ट डिसीजन तब होता है जब हम सही तरीके से रिजेक्ट या एक्सेप्ट करें। पॉपुलेशन में जैसी स्थिति है वही हम सैंपल से इन्फर कर रहे हैं। टाइप 1 एरर तब होता है जब हम रिजेक्ट कर लेते हैं नल हाइपोथेसिस को, लेकिन एक्चुअली वो पॉपुलेशन के लिए सही थी। और टाइप 2 एरर तब होता है जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते लेकिन वो पॉपुलेशन के लिए फॉल्स थी। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम अल्फा लेवल यानी कि वही चांस लेवल या प्रोबेबिलिटी लेवल को हाई सेट करें, मैं 0.01 सेट कर लूँ इंस्टेड ऑफ 0.05, इसको हाई कहा जाएगा। जब मैं इतनी स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ कि मुझे अगर 99% कॉन्फिडेंस है तो ही मैं पॉपुलेशन के लिए ट्रू मानूंगी, तब तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने का चांस बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि थोड़ा भी एरर मार्जिन है 0.01 है तो भी मैं उसको रिजेक्ट कर जाऊंगी। फिर क्या होगा, फिर टाइप 1 एरर होने का चांस बढ़ जाएगा।
लेकिन अगर मेरा सिग्निफिकेंस लेवल लो है, 0.05 है, इसको मेरा बीटा लेवल कहा जाएगा। इस केस में नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का चांस बढ़ जाएगा क्योंकि मैंने एक लो लेवल रखा है। अगर फॉल्स भी है नल हाइपोथेसिस तो भी मैं उसको एक्सेप्ट कर जाऊंगी। अब टाइप 1 एरर होगा या टाइप 2 एरर होगा या करेक्ट डिसीजन होगा, ये डिपेंड करता है रिसर्चर कितना स्ट्रिक्ट लेवल सेट करते हैं, 0.01 या 0.05। स्पेशली टाइप 1 एरर इस पे बहुत डिपेंड करता है। टाइप 2 एरर जो है वो हमने देखा तब होगा जब हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो अगर हम लीनियंट हो रहे हैं, आप ऐसे याद रख लीजिए फॉर नाउ, लाइक आई सेड आई एम नॉट गोइंग इन द डेप्थ। अगर आप लीनियंट हो रहे हैं, अल्फा टाइप 1 एरर होने के चांस ज़्यादा है, और अगर आप स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो बीटा टाइप 2 लेवल होने का चांस ज़्यादा है। अब ये इन्वर्स हो जाता है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि लीनियंट होना चाहिए, कौन सा एरर बेटर है या वर्स है? इन्वर्स है। अगर आप 1 से बचने के लिए लेवल को ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देते तो 2 होने के चांस बढ़ जाते हैं, और अगर आप 2 से बचने के लिए लेवल को ज़्यादा लीनियंट कर देते तो 1 होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक सिंपल सोल्यूशन जो है, सैम्पल साइज़ को बड़ा रखिए। लास्ट ईयर से जैसे हम लर्न करते हैं, लार्जर द सैम्पल साइज मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो सैम्पल बड़ा रखेंगे तो दोनों ही एरर होने के चांस कम हो जाएंगे। इन्फरेंशियल प्रोसीजर्स में एक लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ द टेस्ट। अब आप में से कई सोच रहे होंगे कि इतना सारा कैसे कवर करेंगे इन अ सिंगल टॉपिक। स्टिल नो कि इट कैन कम इन अ सिंगल टॉपिक। इन्फरेंशियल प्रोसीजर पूछ सकते हैं, सबको 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में अगर एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक आता है और उसमें कई सारे सब टॉपिक कवर करने हैं, मतलब उनको हर सब टॉपिक ब्रीफ में चाहिए, तो आपको क्या करना है, कीप एन एजेंडा। हर टॉपिक के ऊपर डेफिनेशन, एग्जाम्पल, या हर टॉपिक के ऊपर 1-2 पॉइंट इफ़ डेफिनेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल, और 1-2 एग्जाम्पल। सिंपल से सिंपल रखिए, लेकिन जो मेन पॉइंट है डेफिनेशन उसको ज़रूर कवर कीजिए, वो मेन रहता है। तो अब हम बात करते हैं पावर ऑफ द टेस्ट की। हम चाहते हैं हमारे टेस्ट पावरफुल हो। पावरफुल का मतलब होता है एरर फ्री। हम नहीं चाहते हमारे टेस्ट में टाइप 1 और टाइप 2 एरर हो। अगर हमारा टेस्ट रियल डिफरेंस को, यानी कि पॉपुलेशन की जो भी डिफरेंस है या रिलेशन है, उसको डिटेक्ट कर जाता है, तो हम कहेंगे पावरफुल है, यानी कि रियल इफेक्ट। रियल का मतलब है जो पॉपुलेशन को एप्लीकेबल है। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं, पावरफुल कब हो पाएगा टेस्ट, जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाए, जो हमने प्रिडिक्ट किया या हाइपोथेसिस है उसको सही बोल पाए, बट एक्यूरेटली, ऐसे ही नहीं सही बोल देना है। तो हमें एक ऐसा टेस्ट चाहिए जो हमारी इनिशियल प्रपोजल को सही भी साबित कर दे और एरर से बचा ले, कि जस्ट बिकॉज ऑफ एरर हम हमारी बात को प्रूव नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी हमने कहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सपोजिंग इट इज़ जेंडर, उसका असर पड़ता है ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इमोशनल इंटेलिजेंस, उस बात को सिद्ध करने में जो टेस्ट हमें हेल्प करे विथ मिनिमम एरर, उसको हम पावरफुल टेस्ट कहेंगे। यहाँ पर आप डेफिनेशन मेमोराइज कर लीजिए। जितना कम टाइप 2 एरर होगा उतना पावर ज़्यादा होगा। इट मेक सेंस, क्योंकि हमने देखा टाइप 2 एरर मतलब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ले जब वो फॉल्स है, यानी कि हमारा जो इनिशियल प्रोपोजिशन या हाइपोथेसिस है उसी को हम जाने दे रहे हैं, उसके बदले नल को एक्सेप्ट करें। अब इतना मेहनत से मैंने रिसर्च इसलिए तो नहीं किया है कि मैं प्रूव ही ना कर पाऊँ कि फ़ीमेल्स का ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस है या प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़ का जॉब सेटिस्फैक्शन कम रहता है। आई डोंट वांट कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़े इनमें और मैं कोई डिफरेंस दिखा ही नहीं पाऊँ। तो डेफिनेटली टाइप 2 एरर तो मैं नहीं करना चाहती एज अ रिसर्चर। तो टेस्ट पावरफुल तब है जब 1 जो मैक्स प्रोबेबिलिटी होती है या फुल प्रपोर्शन होता है, उसमें से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर को सबट्रैक्ट करूँ, जो भी बचेगा उतना पावरफुल मेरा टेस्ट, यानी कि जितना प्रोबेबिलिटी टाइप 2 एरर की कम है उतना ज़्यादा मेरे टेस्ट में पावर होगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा आ जाएगा बिकॉज ऑफ दैट। तो इसको हम सिम्बॉलिकली भी डिनोट कर सकते हैं। इसको आप एक और तरीके से देख सकते हैं, आई एम नॉट मार्किंग एवरीथिंग मीन्स द सेम थिंग,
So just give the expanded version and the symbolic version. Probability है, power is a probability. Probability हमेशा 0 से 1 के बीच होती है, 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती. जितना टाइप 2 एरर कम, लाइक आई एक्सप्लेन्ड, उतना हमारा पावरफुल टेस्ट. सो जस्ट मेमोराइज दिस रूल ऑल्सो. जितना वैल्यू आपका रिसर्च की है, सेंसिटिव है इन गेटिंग अ रियल इफेक्ट, जितना आपका स्टैटिस्टिक पॉपुलेशन की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकता है, उतना ज़्यादा पावर और उतना कम चांसेस ऑफ एरर. एंड जैसे हमने पहले देखा वो भी अप्लाई करता है, जितना बड़ा सैम्पल साइज होगा उतना टेस्ट पावरफुल होगा, क्योंकि ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, कम एरर्स, ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स. सो दिस इज़ अ क्विक लेसन ऑन 108 BPCC यूनिट 1. इसके आगे प्रोसीजर भी दिया है ऑफ हाइपोथेसिस. ओके, आई विल डू दैट ऑल्सो. वैसे ये रेपिटेटिव है टॉपिक, बट लेट्स क्विकली डू दैट ऑल्सो. हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर होता है विच इज़ सिमिलर टू व्हाट वी सॉ बिफोर. जो हमने इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का प्रोसीजर देखा, ये वही है. तो सबसे पहले हमें नल या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्पेसिफाई करना है. स्पेसिफाई दोनों ही करते हैं, बट नल को टेस्ट करते हैं, ऑल्टरनेटिव को टेस्ट नहीं करते हैं. उसके बाद सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड करना है कि हमें 0.05 लेना है, 0.01 लेवल लेना है वो. उसके बाद हम एक सूटेबल स्टैटिस्टिक डिसाइड करते हैं. मीन कैलकुलेट करना है या प्रपोर्शन कैलकुलेट करना है या मीडियन, वो सब डिसाइड करते हैं. एग्जैक्टली कौन से स्टैटिस्टिक्स. साइकोलॉजी में जनरली मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, बट टाइप ऑफ डेटा या स्केल ऑफ डेटा कौन सा है, तो हो सकता है मीन के बदले मीडियन ले और एसडी के बदले रेंज ले. और फिर हम फाइनली डिसाइड कर लेते हैं आफ्टर डूइंग ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ दिस बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू वी हैव ऑलरेडी डन इट. आप खुद से रीड करके समझ पाएंगे. अब बात कर लेते हैं यूनिट एंड क्वेश्चंस की. वैसे ये एक सिंगुलर सेक्शन था, इतना कुछ जो हमने देखा इन्फरेंशियल प्रोसीजर्स. लाइक आई सेड, पेपर में टोटलिटी में भी आ सकता है, एस्टिमेशन आ सकता है, या पीछे अगर हम क्वेश्चंस देखें तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पूछे गए हैं, तो सिंगुलर में वो भी आ सकता है. 1 2 टेल्ड भी पूछा गया है पीछे, टाइप्स ऑफ एरर भी पूछे गए हैं, और ये भी पूछा गया है. पावर ऑफ टेस्ट नहीं पूछा गया है, बट प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग है. जनरली यूनिट एंड क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू दोज जो यूनिट में एंड में नहीं दिए हैं. दैट्स वन. बाय चांस कोई यूनिट से अगर आ भी जाए जो यूनिट एंड में नहीं है, अगर आपने सबके लिए यूनिट एंड प्रिपेयर किया है विदाउट स्किपिंग एनी चैप्टर, यू विल बी एबल टू आंसर ईजिली. जिस चैप्टर में से नहीं आया यूनिट एंड, उसको लीव कर लीजिए, वो एक स्ट्रैटेजी है. लेकिन अगर आप सिलेक्टेड चैप्टर्स ही कर रहे हैं, देन यू कांट अफोर्ड टू डू दैट. तो फिर आप दोनों तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, जो यूनिट एंड में है और नहीं है. सो देन मेक श्योर आप पावर भी स्टडी कर रहे हैं और एस्टिमेशन भी स्टडी कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर नॉट देयर इन यूनिट एंड. एस्टिमेशन लाइक आई सेड इज़ लाइकली टू कम. पावर शॉर्ट नोट में आ सकता है, बट चांसेस कम है. इसके अलावा आपको मैं हर लेसन के एंड में बोलती हूँ, रीडिंग कीजिए. आफ्टर सीइंग द वीडियो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू रीड. पहले हो सकता है आप रीड कर रहे थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. अब वीडियो देखने की वजह से जो भी आप रीडिंग करेंगे इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू, बट डोंट पोस्टपोन. अभी वीडियो देखा है तो अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर में रीड कर लीजिए. लेसन ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएगा. फिर सिर्फ एग्ज़ाम के पहले लर्न करना पड़ेगा, इतना आपको श्योर हो जाएगा लेसन. सो डोंट वेस्ट एनी टाइम. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप द क्लास हियर. अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस वीडियो को लेके, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं. आई विल आंसर ओवर देयर. और अगर आप क्लासेस को सर्च कर रहे हैं तो क्लासेस में जल्दी अनाउंस करूँगी फॉर क्रैश कोर्स इन BPCC ऑन दिस चैनल इटसेल्फ आई विल अनाउंस. और अगर आपको 1-to-1 ट्यूशन चाहिए या किसी और साइकोलॉजी कोर्स, जैसे आप कोई और यूनिवर्सिटी में है लेकिन ये वीडियो देख रहे हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, ऐसे भी काफ़ी क्वेरीज आती हैं, देन यू कैन मैसेज मी ऑन द नंबर गिवन बिलो और द email ID given below. So today I'm ending the class here. Thank you for watching.